तो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। जैसे कि केटीजी की बात किया जाए, केटीजी में कुछ टर्म्स है, बहुत बेसिक टर्म्स। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक मॉलिक्यूल है, तो ये मान लो ऐसे चला, फिर कोलिजन के बाद ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर कोलिजन के बाद ऐसे चला, फिर ऐसे चला। ज़रूरी नहीं है कि हर कोलिजन पे डिस्टेंस सेम हो। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 सब अलग अलग डिस्टेंसेस है। ये रैंडम मोशन होता है। मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है, या फिर ब्राउनियन मोशन होता है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ टर्म्स, जैसे उन टर्म्स का नाम है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। अगला एक टर्म आता है मीन फ्री टाइम। या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। इसको फिर से बोलते हैं इट इज़ द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसे टाउ कहते हैं। अब 1/टाउ जो होगा वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक टर्म होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत बेसिक टर्म अभी बता रहा है क्या क्या है। इसे जेट से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो कोलिजन होता है उसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो, जैसे कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हों अगर, तो देखो टर्म्स को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो टर्म्स को पहले समझो। हम लोग बात कर रहे हैं कि लैम्डा की बात कर रहे हैं, टाउ की बात कर रहे हैं। इन सभी को डेराइव करना है, अभी समझना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब समझना है। उससे पहले हम लोग बात करें कि स्मॉल n एक टर्म डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n। एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ कैपिटल N, जो होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर बात करना चाहें तो क्या हम लोग स्मॉल n को बोल सकते हैं कैपिटल N/V? टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, मान लो वॉल्यूम इसका है V, इसका टेम्परेचर मान लो T, प्रेशर गैस का मान लो P। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल टू दिस, यानी स्मॉल n और कैपिटल N में एक रिलेशन ये हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, इसको n0 बोल दो। ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं P इक्वल टू
एन नॉट को बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, VRT, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब आप खुद देखिए कि जैसे हम यहाँ पे N/V को बोल सकते हैं स्मॉल n, यानी P इक्वल टू बोल सकते हैं स्मॉल n, R/N होता है, ये जानते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है R/Na होता है। तो KT यानी स्मॉल n इक्वल टू P/KT। स्मॉल n के दो फॉर्मूले हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग प्रेशर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर में भी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल वॉल्यूम में भी रख सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम पढ़ने से पहले की बात कर रहे हैं। अब इसको डिराइव करने से पहले ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता है। अब इसमें रैंडम मोशन हो रहा होगा, उसकी एनालिसिस हमें करना है, ठीक है। एक टर्म्स और भी है, जैसे स्मॉल d, हम लोग चलो मान के चल रहे हैं मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, स्फेरिकल है सब, ये मॉलिक्यूल मान लो, इसका डायमीटर कितना होगा तब, स्मॉल d। ठीक है, दो मॉलिक्यूल का जब भी कोलिजन होगा तो ये सिचुएशन बनेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जब भी कोलिजन होगा तो उनके बीच एंड टू एंड सरफेस के बीच का डिस्टेंस ये बनेगा ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, हम लोग एक एजम्पशन मान रहे हैं और वो एजम्पशन यह है कि जैसे कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, 2D, दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन कितना है 2D। तो मतलब अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, इसका रेडियस d/2 है, d/2 और जितने मॉलिक्यूल, अगर ये इस पाथ पे चलता रहे एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल इस रीजन में रहेगा, उसके साथ इस सिलेंड्रिकल ये आगे निकलता जाएगा। मैं इतना डिस्टेंस क्यों ले रहा हूं, सिंगल मॉलिक्यूल, ये भी सेपरेशन d/2 होगा, ये भी सेपरेशन d/2, तो पूरा सेपरेशन आपको पता होगा 2D बन रहा है। इसके पीछे मैं इतना 2D डायमीटर का सिलेंडर इसलिए ले रहा हूं कि ये जो सिलेंडर, ये जो स्फेरिकल पार्टिकल है, अब ये आगे निकलेगा तो अगला कोई भी मॉलिक्यूल जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, अंदर होगा तो पक्का कोलिजन होगा, अंदर होगा उसका सेंटर तो देखो पक्का कोलिजन होगा। यहाँ पे होगा अगर उसका सेंटर तो देखो वो, ये उसका डायमीटर भी d/2 है, रेडियस d/2 है, तो यहाँ तक तो आएगा ही, कोलिजन हो जाएगा। मतलब ये क्रिटिकल सिचुएशन है। इधर होगा तो नहीं होगा, यहाँ कहीं हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ तो पक्का कोलिजन होगा, यहाँ पे हुआ तो पक्का कोलिजन होगा, यहाँ है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% होगा कोलिजन। बचेगा कहाँ पे, ये, इसमें कोलिजन नहीं होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है, ऐसे चलेगा अगर ये, तो इसका सेंटर चूंकि यहाँ पे रह रहा है
और बाकी यहाँ पे जो सेंटर रहेंगे उन सबके साथ कोलिजन होगा। अंदर अगर होगा मॉलिक्यूल को सेंटर तो डाउट ही नहीं है, तब 100% कोलिजन होना है। बाहर मतलब मैक्सिमम कहाँ तक कोलिजन हो सकता है, यहाँ तक सेंटर रहे तो इतना बड़ा रहेगा ये खुद ही, तो कोलिजन हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच सेपरेशन डी हो गया है। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये सिलेंड्रिकल रीजन अगर ये किसी टाइम टी में कितना चल जाएगा, वी टी चल जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा। एजम्पशन ये है कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। हम ये मान के चलना है कि सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में आए एक्सेप्ट दिस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बस चल रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल आपके क्या है, रेस्ट में है। एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है बस, बाकी सारे रेस्ट में। ये एजम्पशन है थ्योरी डेराइव करने से पहले। तो आप मुझे बताइएगा अगर ऐसा एजम्पशन है तो हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड। तो जेड क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। आप खुद मुझे बताइएगा कि टी टाइम में अगर हम बात करें तो टी टाइम में जितने कोलिजन होंगे वो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो वो तो निकाल सकते हो। तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी टी। इस वी टी डिस्टेंस में इतना वॉल्यूम कवर होगा। इतने वॉल्यूम में ये जो सिलेंडर है, इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे क्या सबके साथ कोलिजन होगा। इतने वॉल्यूम में जितने भी कोलिजन होंगे क्या उन सभी के साथ कोलिजन होने वाला है। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने मॉलिक्यूल है सबके साथ कोलिजन होने वाला है। तो हम क्या करें, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे निकाल लें यहाँ से यहाँ तक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकते हो, तो देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालना है, वो टोटल कोलिजन अपॉन टाइम। टोटल कोलिजन निकालना है तो कितना हो जाएगा, टोटल कोलिजन निकालना है तो मैं बोलूँ वॉल्यूम पाई, इस सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक, पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू ये तो टोटल वॉल्यूम इंटू स्मॉल एन क्यों किया, हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन होता है। तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे वही आ जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे यहाँ से यहाँ तक। जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कोलिजन इतने बीच में जितने मॉलिक्यूल होंगे सबसे कोलिजन होना है, तो टोटल कोलिजन आ गया। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो जेड को डिफाइन किया गया, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर वी टी एन अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, जेड की वैल्यू आ गया पाई डी स्क्वायर वी एन। ये एजम्पशन जो था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, इसी थ्योरी को वैलिड कराने के लिए हम लोग इसी को मूव कराते हुए माने तो हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए तो देखो तीन मतलब ऐसा कोलिजन हो सकता है, सारे मॉलिक्यूल्स लगभग सेम वेलोसिटी से मान के चलो चल रहा है, ये सिचुएशन हो सकता है, 0 डिग्री एंगल हो सकता है, 90 डिग्री एंगल हो सकता है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें,
क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम यूज कर लेंगे तो एक के उसके रेस्पेक्ट में बाकी सब जो ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, बाकी रेस्ट में आ जाएंगे, बाकियों के रेस्पेक्ट में यही मूव करता हुआ माना जा सकता था। ये थ्योरी वैलिडेट किया जा सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात किया जाए, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, पहली बात तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग जानते हैं v रिलेटिव इक्वल टू v1 माइनस v2। एवरेज रिलेटिव इक्वल टू v मॉड v1 स्क्वायर का एवरेज प्लस मॉड v1 भी v ही मान लो, v2 स्क्वायर का एवरेज प्लस या माइनस 2v1 डॉट v2 इसका एवरेज। ये पता है कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का अब देखो एंगल कितना हो सकता है, ये सिचुएशन है तो सिचुएशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे भी कोलिजन हो सकता है। एंगल 0 से 360 180 के बीच कुछ भी हो सकता है, 90 तो पूरे लेंथ तक अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू ये पार्ट 0 हो जाएगा। और इन दोनों को बराबर मान लें हम, v ही मान लें, तो v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी v रिलेटिव जो बन जाएगा v√2। हम अभी मान के चलना ये सब रेस्ट में थे तो v मान के चल रहे थे, केवल उससे डेरिवेशन आया है। लेकिन असलियत में यदि भी मूव कर रहे होंगे तो उसको करेक्ट करने के लिए v रिलेटिव से रिप्लेस कर ले तो वो भी थ्योरी वैलिडेट हो जाएगा अपना, और v रिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा, सब मोशन में आ जाएंगे। तो करेक्टेड फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा, v को v रिलेटिव से रिप्लेस कर दो तो z इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर √2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो z इक्वल टू हो जाएगा √2 पाई डी स्क्वायर vn। अब ये फॉर्मूला आपको यार रट लेना है दिमाग लगाए बगैर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर पता चल गया तो हमें पता करना है अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद टाउ पता करना है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेट कितना आ गया, √2 पाई डी स्क्वायर vn। तो टाउ जो होगा रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा 1/z, 1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर vn। और मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू v इंटू टाउ। एक रिलैक्सेशन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रिलैक्सेशन टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप बताओ क्या होगा, v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये v कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर n। तो सारे फॉर्मूले डिराइव हो गए। अब इस पे देखो क्या है ना, कई बार इन फॉर्मूले को हम लोग क्या क्या जानते हैं, स्मॉल n को लिखना जानते हैं, स्मॉल n को कैपिटल N/v लिख सकते हैं, स्मॉल n को अभी ये भी डिराइव किया था हम लोगों ने, देखो तो स्मॉल n को लिख सकते हैं P/KT लिख सकते हैं, ठीक है, और v को लिख सकते हैं √8 RT/πm लिख सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जैसे मान लो आपको पूछा जाए क्वेश्चन की प्रेशर मान लो 1 atm है, वॉल्यूम है कुछ, चलो प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है, हीलियम गैस है। तो आपको मीन फ्री पाथ निकालना है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ हम लोग निकाल लेते हैं। चलो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा,
लैम्डा आ जाएगा 1/√2। अब देखो इस फॉर्मूले में हम लोग स्मॉल n की वैल्यू रख दे, अगर देखो स्मॉल n को p और ये रख दे तो क्या बन जाएगा, KT/√2 पाई d स्क्वायर p, और हीलियम का अगर हम रेडियस बोल दें 3 एंगस्ट्रॉम, तो चलो बताओ कितना आएगा। 3K की वैल्यू कितना होगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू T की वैल्यू 300√2 पाई d स्क्वायर, तो d स्क्वायर हो जाएगा क्या, 6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर, p है 10⁵ 1.01। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा कुछ, देखो -20 के ऑर्डर का आ रहा है, ये 20 के ऑर्डर का आ रहा है, तो लैम्डा कुछ आ जाएगा देखो 1.38/√236। ये 20 से देखो ये वाला 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 20, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 10⁵ बचेगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ न्यूमेरिकल आप लोग करना जान गए हैं, तो बाकी देखो क्या है, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, और टाउ की भी बात देखो डिपेंड कर रहा है। कई टर्म्स पे डायरेक्ट ग्राफ बनाना चाहो अगर, कि रिलैक्सेशन टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये सब वैल्यू पुट कर करके आप बना सकते हो, और बाकी आप करिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, छोटे वीडियो में ही बना रहा हूँ।